वेलकम टू एस आर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आने वाले पेपर हैं, जो केमिस्ट्री का पेपर है 347 BCI। ठीक है, ये कोड है और ये 2025 यानी 2026 का पेपर है। ठीक है, और ये 2025 सेट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, ये बहुत वायरल पेपर है। तो सबसे पहले हम इस के ऑप्शन को देख लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले का ऑप्शन है वो हमारा है पहला। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला। ठीक है, इसी क्रम में अगर आते हैं दूसरे का हम देखते हैं, तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और तीसरे का हम देखते हैं तो ये होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथे का ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवे का ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पांचवे का ऑप्शन होता है पहला सही है। ठीक है, उसके बाद छठवें का ऑप्शन अगर हम देखें तो ये हमारा दूसरा सही है, कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक, ठीक है, विचलन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो दूसरे का क का आंसर है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है देखिए धनात्मक विचलन। ठीक है, इस प्रकार के विलयनों में विलायक के बीच का आकर्षण बल विलीय विलीय और विलायक के आकर्षण बल से कम होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप घटक आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जिसे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर हम फार्मूला देखते हैं तो ये फार्मूला है इसका। उसके बाद उदाहरण एक का है, तो उदाहरण देखिए क्या होता है, एथेनॉल होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, उसी तरह अगर देखिए यहाँ पर जो हमने देखा है वो क्या था, हमारा धनात्मक विचलन था। ठीक है, अब इसका क्या है, ऋणात्मक विचलन है। ठीक है, ऋणात्मक विचलन क्या है, इस प्रकार के विलयनों में से विलीय विलायक के बीच का आकर्षण बल विलीय विलीय और विलायक के आकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो आसानी से वाष्पित नहीं हो पाते हैं, जिसे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर आते हैं तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और एसीटोन का मिश्रण। ठीक है, H2O और HCl का भी मिश्रण इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक, और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दूसरे यानी दूसरे का ख का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यह है दूसरे के ख का आंसर है। यहाँ कह रहा है संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि वे परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, रिक्त डी कक्षक में रहते हैं और अभिकारकों के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिससे वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर सकते हैं, मध्यवर्ती संकुलन बना सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा बाधा को कम करके अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क हो गया हमारा, ख हो गया, अब ग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का IPAC नेम हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए IPAC नेम यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसका IPAC नेम क्या होता है, पेंटाएमीनाइट्रोट ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये होता है। और अगर हम दूसरे का देखते हैं तो इसका होता है डाई, ठीक है, डाई क्लोराइड मेथेनामीन। ठीक है, और प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड होता है। ठीक है, ये दोनों इसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हेलो एल्केन के केसीएन से अभिक्रिया होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, समझाइए। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे का घ का आंसर अगर हम देखते हैं तो कह रहा है हेलो एल्किन की केसीएन से अभिक्रिया होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्काइन साइनाइड बनता है, जबकि एजीसीएन से रिएक्शन करने पर एल्काइन आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, हेलो एल्काइन, जैसे कि इसका अगर ये हमारा क्वेश्चन था, तो अब देखिए इसका हल क्या है कि हेलो एल्काइन की केसीएन से अभिक्रिया से केसीएन आयनिक होता है। ठीक है, जिससे मुक्त CN- आयन मिलता है, जो C पर हमला कर एल्काइल
साइनाइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका रिएक्शन हमने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है AgCN मुख्य रूप से सहसंयोजी होता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण माध्यम पर एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, बनाता है, और उसका एक रिएक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको देखिए, इसको क्या कीजिएगा, आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक था हमारा पहले का आंसर। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरे का आंसर क्या है। तीसरे का आंसर देख लेते हैं। देखिए तीसरे का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है, मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। किसी विलयक के मोलर द्रव्यमान तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर है देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक, जब किसी वाष्पशील विलयक का 1 मोलर 100 ग्राम विलयक में हो जाता है तो विलयक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का ख, फिनॉल की अम्ल प्राकृतिक पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, फिनाल अम्ल प्राकृतिक का होता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रोटॉन H+ त्याग कर स्थिर फिनाक्साइड आयन, ठीक है, बनाता है, जो बेंजीन एलय में अनुनाद के कारण बहुत अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, यह अनुनाद ऋणात्मक आवेशों को पूरे वलय पर फैला देता है, जबकि एल्कोहल में अस्थायित्व तो नहीं होता है, इसलिए फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन था, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे का ग, कराबेंजीहाइड और एसीटोफिनोन में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पे देखिए, बेंजीहाइड जो होता है टॉलन परीक्षण देता है और ये टॉलन परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, यह रजत दर्पण बनाता है, यह रजत दर्पण नहीं बनाता है, यह आयोडाइड फॉर्म नहीं बनाता है और ये आयोडाइड फॉर्म बनाता है। ठीक है, यह फेहलिंग परीक्षण देता है, यह फेहलिंग परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का घ देख लेते हैं, प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन के विकिरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थे, इसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इन सब का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि कह रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने जटिल अणु होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, कोशिकाओं की संरचनाएं एवं कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन के विकिरण। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी विशिष्ट द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ संरचनाओं को खो देते हैं, जिससे वे अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देते हैं, जिससे उसका जैविक कार्य समाप्त हो जाता है। यह ताप तथा पीएच में बदलाव से होता है, जैसे अंडों का उबलना, जैसे अंडों को जब उबाला जाता है तभी उसमें क्या होता है, संरचनाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, देखिए चौथे का कहकर है, ग्लूकोज एक जलीय विलयन सांद्रता है 10%। ठीक है, विलयन की मोलरता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व दे दिया है, ठीक है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। चौथे का क देखिए, विलेय का भार दिया हुआ है 10 ग्राम दिया है, विलेयता का भार दिया है 90 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ दिया है C6H12O6 का और भार भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा हमारा 180 आएगा। H2O का और भार अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा, कैपिटल M जो है 18 आएगा। घनत्व तो हमारा दिया है 1.2 ग्राम। ठीक है, और आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 83.3 ml। ठीक है, मोलरता का हमारा फार्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 बटे MB जो ml में होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया है यहाँ पर। ठीक है, कितना आया है 0.66। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67, क्योंकि अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो एक जोड़ देते हैं। अब विलीय के लिए, ठीक है, ये हम जो निकाले हैं किसके लिए निकाले थे, विलीय का अंश। ठीक है, यानी मोलरता के लिए निकाले थे, अब विलीय के लिए पहले निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विलीय के लिए देखिए 10 ग्राम दिया है और यहाँ पर यम भी दे दिया है, तो एन का मान W/M होता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विलेय के लिए, यानी W बराबर क्या है 90 और M बराबर 18, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, विलायक के लिए भी हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं विलेयक का मोल अंश N/N। ठीक है, इसमें मान भरेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पर मान इसका भर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.9 आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर। यहाँ पर भी देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए चालकता यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिख दिया है, इसका यूनिट भी है, मोलर चालकता भी इसका डिफिनीशन है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ग नंबर पे यहाँ पे देखेंगे किसी अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा से क्या होता है, आर्सेनिक समीकरण की सहायता से अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर देखिए सक्रिय ऊर्जा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमने लिख दिया है, किसी रासायनिक अपक्रिया को आरंभ करने के लिए अभिकारक कणों को जो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक होता है उसे उस अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा अभिकारकों को सक्रिय अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होती है। सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होता है अपक्रिया उतना ही शीघ्र होती है। ठीक है, और आर्सेनिक समीकरण का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो फार्मूला होता है और उसमें क्या क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आर्सेनिक समीकरण का लवगणीय रूप इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे का घ, लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। ठीक है, लेंथेनाइड आकुंचन के परिणामों को समझाइए। तो मैं ये भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिखा है लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, क्रमिक नियमित कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का अपक्रिया को हम दर्शा देते हैं। पांचवें का क का आंसर देखिए यहाँ पर, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, इस सेल को सर्वप्रथम गैल्वेनी तथा बोल्टन ने तैयार किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल या बोल्टी सेल भी कहा जाता है। इसे रेडॉस से भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं भी साथ साथ में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई कैथोड दे दिया है, ई एनोड दे दिया है, ई सेल हमको निकालना है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2.71 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर ख, पांचवें का ख, अपक्रिया की कोटि को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि कोटि अपक्रिया के लिए 99% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या होता है, 2 गुना होता है। तो ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पांचवें का ख का आंसर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है अपक्रिया की कोटि। तो अपक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग में अभिकारकों की सांद्रता के पदों के योग घातों का योग ही होती है। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समीकरण देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रथम कोटि के लिए होता है, ये जो फार्मूला है। ठीक है, प्रथम कोटि के लिए होता है और इसमें क्या, के को वेग स्थिरांक कहते हैं, R0 को प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, R को अंतिम सांद्रता। ठीक है, अब इसको हमको सिद्ध भी करना था। तो कह रहा है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, तो T99 हमने मान लिया। तो कह रहा है कि अपक्रिया, ठीक है, 99% पूर्ण हो जाती है तो R0 कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक हमारा कितना है 100 है। ठीक है, तथा अब R100 मतलब अब 99% हमको निकालना है, तो 100 माइनस क्या कर दिया मैंने 99 कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 1। तो हमारा देखिए प्रारंभिक हमारा कितना 100 और अंतिम कितना हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया। अब ये हम जानते हैं कि अगर log 10 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको हम क्या किए हैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिए तो 2 आगे आ जाता है लॉग में, तो 10 और log 10 ये हो जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ 2 अभी रहने देते हैं। अब देखिए उसके आगे कह रहा है 90% पूर्ण होने में लगा समय, यदि अपक्रिया 90% हो जाती है तो R0 तो अभी भी हमारा 100 है, प्रारंभिक तो हमेशा 100 रहेगा ना,
और उसके बाद अंतिम हमारा क्या हो जाएगा, अब 100 माइनस 90 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से काट जाएगा, फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू लेके उठा के रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कितना, 2 गुना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि संकुलन TiH2O6, ठीक है, बैगनी रंग का होता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर, तो यहाँ पर देखिए जो इसका आंसर दिया है, पांचवें का ग का आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार यानी Ti3 में D1 विन्यास होता है। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल क्षेत्र में D कक्षकों का विभाजन होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2g EG का संक्रमण भी किया जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था, दृश्य प्रकाश का अवशोषण होने से बैगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी ग का ही दूसरा क्वेश्चन है, उप संयोजन यौगिक में संरचनात्मक समायवता कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग पॉज करके लिखते रहिएगा। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, उप संयोजन यौगिक में संरचनात्मक समायवता, यानी इसका परिभाषा क्या अगर हम लिखते हैं तो परिभाषा क्या होगा इसका, तो परिभाषा इसका होगा, संरचनात्मक समायवता तब उत्पन्न होती है जब उप संयोजन यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन परमाणुओं की संयोजन व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मुख्य प्रकार है इसके, जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। आयनीकरण समझौता होता है, सॉल्वेट समझौता होता है, या इसे हाइड्रेट समझौता भी बोलते हैं, लिंकेज समझौता होता है, और उप संयोजन समझौता होता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला इसका समझौता क्या होता है। पहला देखिए ये 4 तरह के थे हमारे। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा क्या था, आयनीकरण समझौता। ठीक है, इस प्रकार की समझौता में प्रति आयन और ससंयोजकता मंडल के भीतर एक लिंगेट आपस में स्थान बदल देते हैं। ठीक है, इसकी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर अगर देखते हैं सॉल्वेट या समझौता, जिसे हाइड्रेट समझौता भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए ये क्या होता है, अगर दूसरे नंबर की हम बात करते हैं सॉल्वेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है समझौता, देखिए ये समझौता होता है हमारा, यह सॉल्वेट यानी विलायक के अणुओं के कारण होती है, जो या तो लिंगेट के रूप में या क्रिस्टलीकरण के जल के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यही लिखना है इसमें। और इसका अगर हम उदाहरण लिखना है तो उदाहरण क्या लिखेंगे, CrH2O6Cl3 लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे गहरा हरा रंग। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको एक और लिख सकते हैं CH2O और यहाँ 5Cl और Cl2.H2O। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हल्का हल्का हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसी पर देखिए अभी तो हमारा ये 2 टाइप का था, एक हमारा क्या था आयनीकरण हो गया, दूसरा सॉल्वेट हो गया। अब लिंकेज को हम देख लेते हैं, लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज क्या होता है हमारा, देखिए यह उभयदंती लिंकेज वाले सकुलों में पाई जाती है, जहां लिंकेज धातु आयन से भिन्न परमाणुओं के मध्य से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए इसका अगर हम लीकेज का इस देख लेते हैं, तो पहले लीकेज समझौता हम देख लेते हैं इसके बारे में, उसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। तो जो इसका होता है क्या होता है, ये उभयदंती लीकेज वाले शंकु में पाई जाती है, जहां लीकेज धातु आयन से भिन्न परमाणुओं के माध्यम से जुड़ता है, और इसका उदाहरण ये है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उप संयोजन समझौता है, यह उन यौगिकों में होती है जहाँ धनायन और ऋणायन दोनों सकुल होते हैं, लिंकेज का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है कार्बोहाइड्रेट में डी तथा यल विन्यासों से आप क्या समझते हैं। ग्लूकोज में एक CHO समूह तथा 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें करना है,
तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम देखते हैं, घ का आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डी तथा यल विन्यास कार्बोहाइड्रेटों के विन्यास को निरूपित करते हैं जो ग्लिसराइड के विन्यास पर आधारित होते हैं। फिर फिशर प्रेशर में सबसे नीचे वाले अस्मित कार्बन परमाणु पर OH समूह दाईं ओर होता है और वह डी विन्यास होता है, और यदि बाईं ओर होता है तो वह यल विन्यास होता है। ठीक है, ये था डी और एल में क्या अंतर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा है कि CHO समूह, ठीक है, तथा OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि कीजिए। तो ठीक है, हम पहले देखते हैं CHO। तो CHO के लिए हम क्या होता है हमारा, अगर हम CHO की देखें तो ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जैसे HCN या NH2OH से कराने पर यह क्रमशः साइनोहाइड्रिन या ऑक्साइन बनाता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O की उपस्थिति दर्शाता है जो ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड के समूह में उपस्थित होता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज में 5 जैसे कि OH समूह की उपस्थिति देखें ग्लूकोज में, तब क्या होता है, ग्लूकोज की अभिक्रिया एक एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, से कराने पर ग्लूकोज पेंटाएस्टेट बनाता है, और यह अभिक्रिया दर्शाती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। ठीक है, इन दोनों के समीकरण को हम लिख लेते हैं पहले, क्या होगा इसका समीकरण। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर CHO के लिए है और ये OH के लिए भी है। अब सबका डिफिनेशन हमने बता दिया पहले ही। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो छठवां क्वेश्चन है हम इसे समझा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है छठवां का क। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो परिभाषा इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, ठीक है, अभिकारक दूसरे परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करता है। यह अभिक्रियाएं आमतौर पर एक ऐसे एरोमेटिक यौगिक में होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अभिक्रिया करते हैं, क्या है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं कराते हैं कि हैलोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, तो हमारा, ठीक है, एक एग्जाम्पल बन जाएगा। दूसरा क्या होगा हमारा, नाइट्रोकरण द्वारा करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, सल्फोनीकरण के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बना देंगे। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।